Hi everyone, welcome to Teaching Learning with Shweta. So I'm Dr. Shweta and I have made this video lecture on special demands by some students who were requesting me to create content and start delivering lectures on other subjects. So this is the subject that is taught in almost all B.Ed and integrated B.Ed programs, that is under various names. In some of the universities, it is taken up as education in contemporary India. In some, it is taken as development of education in India or history of education in India. So this is my first video lecture for this subject, and not only for these two subjects. The discussions about the history of Indian education and the development of the system of education in India also is an important part for your of the syllabus of your CTET or other competitive exams like NET, UGC, NET, etc. तो ये मैंने इसीलिए बनाया है for students who had been requesting me for this content. तो जब हम डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ बुक्स में सीधे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से डिस्कशन शुरू किया जाता है. And that is not wrong. That also is an all right way of beginning the history of education system. But we must not forget that the Indian education system did not start from that. A lot of commissions and policies did start coming formally from that period. But education हमारी country में बहुत पहले से हो रही थी, वैदिक टाइम से हो रही थी. तो कुछ important eras हैं, कुछ discussions इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हमें पता होने चाहिए. अगर हम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, अगर हम टीचर बनने जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एजुकेशन वैदिक पीरियड से स्टार्ट होके बुद्धिस्ट, देन इस्लामिक, एंड देन from the arrival of Britishers, it has gained shape and come to and undergone so many changes and reached where we are today. तो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. तो इवन इफ अगर आपके सिलेबस में सीधे चार्टर एक्ट से शुरू किया गया है या ब्रिटिश पीरियड से शुरू किया गया है तो कोई बात नहीं है, कुछ इसमें बुराई नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वैदिक, पोस्ट वैदिक, बुद्धिस्ट और इस्लामिक एजुकेशन का भी. तो you can follow my videos for those portions. तो हम स्टार्ट करते हैं वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो 1500 BC से 600 BC तक के पीरियड में था. सो दिस वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज द पीरियड बिटवीन 1500 BC and 600 BC. Some people divide this under 2-3 categories such as pre-Vedic, post-Vedic and the Brahminic system of education. तो ये भी हम कर सकते हैं, बहुत से बुक्स में ऐसा देखा है, लेकिन फीचर्स जनरली सेम है क्योंकि पैटर्न, आइडियाज ऑफ फिलोसफी जो है वो मोस्टली तीनों टाइप्स में, तीनों कैटेगरीज में सेम है. सो बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन द फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन अंडर वेरियस कैटेगरीज, आई हैव नॉट डिवाइडेड वैदिक सिस्टम इनटू दोस 3 कैटेगरीज बिकॉज ऑलमोस्ट द पॉइंट्स आर द सेम, क्योंकि वही पैटर्न फॉलो होता था. क्या क्या कवर करना है अगर आप वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो कौन से पॉइंट्स होने चाहिए? ऑल दीज पॉइंट्स शुड बी देयर in your notes, or you should have an idea about these points at least to have an understanding or write about the Vedic system of education. These all points should be there. The aims and ideals of education, how the education was organized, कहाँ होती थी, किस जगहों पे होती थी, क्या स्ट्रक्चर था, कि प्राइमरी हायर एजुकेशन है कि क्या, किस तरह के स्ट्रक्चर से होते थे, स्टूडेंट्स को क्या कहते थे, देन टीचर का क्या स्टेटस था, कौन सी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन थी, कोई स्कूल था कि कोई बिल्डिंग्स थी, क्या था दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. फिर करिकुलम कैसा था, दिस ऑल्सो यू हैव टू डिस्कस हाउ द करिकुलम, व्हाट वर द टीचिंग मेथड्स, what were the subjects that were taught, so all that, डिसिप्लिन कैसा था, स्टूडेंट्स कैसे थे, सेरेमनीज थी कि नहीं. जैसे हमारी एजुकेशन में सेरेमनीज होती हैं जब स्टूडेंट का एडमिशन होता है एंड उसको उसकी डिग्री मिलती है, उसको फिर उसको कॉन्वोकेशन वो अटेंड करता है. तो ऑल दीज इम्पोर्टेंट सेरेमनीज आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, फ्रॉम एडमिशंस टू passing out and to convocations. Then the teaching methods, discipline, the relationship between the student and the teacher, and how the women were educated, whether they were given equal opportunities to learn women education. फिर इस system of education में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कुछ बुरे points भी हैं.
तो ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. सो ऑल दीज पॉइंट्स शुड एटलीस्ट बी covered if you are studying about any system of education, whether it's a Vedic system of education or it is about the Buddhist system of education or Islamic system of education. At least try to cover these all points. So we all know that there are 4 Vedas: Rig Veda, Samveda, Atharvaveda and Yajurveda. अब इनके डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ because we are not actually going into what all these Vedas individually were contributing. ये करिकुलम का पार्ट था, तो इसीलिए इसको वैदिक एजुकेशन बोला है. ये वेदास जो थे ये शुरू में ऐसे प्रिजर्व नहीं किए गए थे, ये स्टूडेंट्स ने बाद में लिखे हुए हैं. वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ज्यादा इनको लिखा हुआ है, वहां से हमें इनका रिकॉर्ड मिलता है. सो वेदास वर डिराइव फ्रॉम द वर्ड विद विच मीन्स टू नो. तो नॉलेज यहाँ पे सुप्रीम है. वैदिक एजुकेशन में नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंस है. ये जो आपको वेदास है ये वर्सेस और प्रोज दोनों में मिलेंगे. प्रोज मतलब वो पैराग्राफ फॉर्म में रिटन होते हैं या एसेज में भी रिटन होते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है. एंड वर्सेस आर ऑफन रिटन इन द पोएट्री फॉर्म. तो आपको दोनों तरह से ये मिलेंगे. Very important slide. What are the aims and ideals of Vedic system of education? वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो बातें रिलीजन में की जाती हैं, स्पिरिचुअलिटी से जिनको हम जोड़ते हैं, उन बातों पे बहुत फोकस किया गया है. एजुकेशन का पर्पस ये माना गया था, इट वाज बिलीव दैट liberating a soul is one of the most important aims of this education. Liberating from all those human weaknesses like greed, जो लालच है और जो अंधकार है, जो अज्ञान है, उसको अंधकार माना गया है, उसको हटाना एजुकेशन का काम है. And moksha, salvation, that is also one of the main aims of education in the Vedic system, was the main aim of education in Vedic system. And opening of the third eye, ऐसे कहते हैं कि हमारी तीसरी आंख है, तो वो अंदर की आंख है, वो भी हम ज्ञान से हम खोल सकते हैं उसको. तो ये बोला गया था वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में. Then controlling the mind, this is related to discipline. अगर हमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो हमने सब कुछ जीत लिया, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन दैट वाज इम्पार्टेड इन वैदिक पीरियड. बहुत इस यहाँ पे एम्फेसिस था डिसिप्लिन पर. तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को डिसिप्लिन करना होगा. हमें अपने आप को लालच से और आलस से और इन सब इग्नोरेंस से दूर करना होगा. दैट इज कंट्रोलिंग द माइंड, हैविंग सेल्फ कंट्रोल. Moral development, not engaging in theft, in lying, or in sinful activities, that was also taught in Vedic education. Spiritual knowledge, of course, meditation, yoga, a lot of religious education was given in this period. They had to perform a lot of yagyas, they had to perform a lot of spiritual activities. So that was also there. Realization of absolute, of course, that is also having a spiritual connection, like it is related to salvation or moksha or liberation. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिकॉज स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं था कि सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन ही दी जा रही थी, वोकेशनल एजुकेशन भी दी जा रही थी. उनको प्रिपेयर क्षत्रियस को दिया जा रहा था, थोड़ी सी वॉरफेयर सिखाया जा रहा था उनको. एंड स्क्रिप्चर्स वर बीइंग टॉट, मेडिसिन एंड ऑल दीज थिंग्स वर आल्सो देयर इन द सिलेबस. एंड दे वर आल्सो बीइंग मेड टू डू फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, ऑल दोज थिंग्स वर देयर. सो पर्सनैलिटी ऑल इन ऑल वाज बीइंग डेवलप्ड. दे वर being taught to be self-dependent. जो चाहे वो राजा का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, सफाई करनी होती थी, काम करना होता था, सब कुछ खाना बनाना होता था, खुद के लिए रहना होता था, अपनी फैमिली से दूर रहना होता था, जंगलों में जाके रहना होता था. तो सेल्फ डिपेंडेंस वाज बीइंग इनकलकेटेड. एंड ऑफ कोर्स हमारी जो कल्चर है उसको प्रिजर्व, कल्चर में जो वैल्यूज आ रही हैं, जो एथिक्स आ रहे हैं, उन सबको प्रिजर्व करने का भी मेन पर्पस होता है. ये तो हमेशा ही एजुकेशन का पर्पस होता है. किसी भी कंट्री, किसी भी कल्चर की अगर कोई स्पेसिफिक एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि अभी हम इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, रिचुअल्स भी हम कह सकते हैं, एजुकेशन उनके बारे में देना, वो सब में इंडल्ज कराना, ये भी हमारे वैल्यू सिस्टम का पार्ट होता है. तो जब हम एज टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं, वो स्टूडेंट्स अपने जनरेशंस को सिखाते हैं, तो इस तरह से हमारी कल्चर प्रिजर्व रहती है, बनी रहती है, खोती नहीं है. तो ये भी एक तरीका, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में टीचर्स के पैर छूते हैं बहुत से, ये सिस्टम है. ये शायद आपको वेस्टर्न कंट्रीज में ना मिले. तो हम करते हैं ये, तो हमारे स्टूडेंट्स भी हमसे ये सीखते हैं. तो इस तरह से ये कल्चर प्रिजर्व रहेगी. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एजुकेशन कल्चर को प्रिजर्व और स्प्रेड
कर सकती है. सो ये भी एक एम था. तो हर जो सिस्टम आया है, चाहे वो इस्लामिक सिस्टम हो या बुद्धिस्ट सिस्टम हो, उनका एक थोड़ा सा ये पर्पज रहा है कि अपनी एजुकेशन सिस्टम को वो थोड़ा सा स्प्रेड और प्रिजर्व करके रखना चाहते थे एजुकेशन के थ्रू. सिविक सेंस, ये जो सेंस होता है हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारी सड़कों के लिए, सफाई के लिए, ये भी डेवलप किया गया था वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में. हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. So how was the system of education organized? There was no external control. This means that all these schools were far off from the cities in forests, and ये किसी राजा महाराजा या किसी रूलर के अंडर नहीं थे. These schools, these gurukuls or the education system as a whole was not under any government. कोई governmental control नहीं था. ये पूरा गुरुस या आचार्यस के अंडर ही रन होने वाले गुरुकुल्स थे. एंड जो भी, और इसमें जैसे आज के सिस्टम में सारे स्कूल्स जो हैं उनके ऊपर कोई अथॉरिटी होती है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वहां से डोनेशन, वहां से फंड्स आते हैं, फिर स्टूडेंट्स फीस देते हैं. उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. बहुत ही सिंपल सिस्टम था. और जो स्कूल चलाने के लिए या गुरुकुल चलाने के लिए पैसे चाहिए होते थे, वो या तो आल्म्स मतलब भिक्षा के थ्रू दिए जाते थे. और भिक्षा भी ऐसी कोई बहुत डिग्रेडेड वे में नहीं. People used to feel proud to give away, donate money for the cause of education. तो बहुत रिस्पेक्टफुली ये भिक्षा भी दी जाती थी एंड डोनेशंस दिए जाते थे. Sometimes the kings and the wealthy people also used to donate money for running of these गुरुकुल्स. तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन था एजुकेशन का. इतना रिजिड, फॉर्मल, प्रॉपर नहीं था जो आज की डेट में होता है. जो स्टूडेंट्स होते थे उस टाइम पे, और दो स्टूडेंट्स वर नोन एज ब्रह्मचारीज. एंड ब्रह्मचारीज वेर ऑफ टू काइंड्स. They were, later on we'll take this up in the later slides. Now one point that I would like to discuss here, there is a lot of conflict actually on this point, कि बहुत से लोग ऐसे, बहुत से बुक्स में लिखा हुआ है कि एजुकेशन वाज कास्ट बेस्ड, कि वैदिक पीरियड में कास्ट के हिसाब से एजुकेशन दी जाती थी, सिर्फ ब्राह्मण्स को दी जाती थी और नीचे वाले कास्ट जो थे उनको नहीं दिए जाते थे. बट ऐसा एक्चुअली नहीं है. A lot of historians and a lot of scholars have argued कि there was no caste-based discrimination, especially in the early Vedic period. वो बाद में जाकर थोड़ा सा, because the Brahmins were dominating the education system, they were the ones who were more acquainted with scriptures, and they had access to all these religious scriptures more. So they preferred the Brahmins to be taught these scriptures, and Kshatriyas to be given warfare training, and Vaishnavas to be given business training, and Shudras were excluded from the system. But this happened, according to a lot of historians. This is still debated. ये अभी भी debated है कि still the education was not so rigidly caste based, but yes, Brahmins were favored for religious kind of education, and for the other kind of education the Kshatriyas and Vaishnavas were included and Shudras were excluded, but still they were entitled to education. तो थोड़ा सा ये disputed है. तो मैंने जैसे कहा था, ये ब्रह्मचारी जो स्टूडेंट्स को बोलते थे, ये दो तरह के होते थे, उपकुर्वाना और नैष्ठिका. जो उपकुर्वाना ब्रह्मचारी थे, वो जब तक उनकी पढ़ाई चल रही थी, जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता था, वो मैं बताऊंगी क्या होता है, तब तक, जब तक हायर एजुकेशन नहीं मिलती थी, वो तब तक सेलिब्रेट रहते थे, शादी नहीं करते थे. दे वर रिफ्रेनिंग फ्रॉम हैविंग सेक्स. एंड नैष्ठिका ब्रह्मचारी वो होते थे जो शादी नहीं करते थे, वो पूरी लाइफ ही सेलिब्रेट रहते थे एंड शिक्षा को ग्रहण करते थे. अब हम आ जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. जैसे हमारे टाइम में स्कूल्स होते हैं, वी हैव स्कूल्स एंड कॉलेजेस. वहां पे उस टाइम पे मेनली गुरुकुल्स होते थे. दे वर अवे फ्रॉम सिटीज एंड फॉरेस्ट्स और सेक्लूडेड एरियाज, एंड वहीं पे पढ़ाई होती थी, जो फॉर्मल बिल्डिंग्स टाइप की नहीं होती थी. दे वर वेरी सिंपल सेटअप वाज देयर. कुछ परिषद और सम्मेलन भी देखे गए हैं, उनका भी मेंशन है रिकॉर्ड्स में. जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी होती है, वैसे तो गुरुकुल में एक आचार्य या कुछ आचार्य होते थे और स्टूडेंट्स होते थे. कहीं भी हो सकते थे ये गुरुकुल, सेक्लूडेड एरिया में, भीड़ भाड़ के एरियाज में नहीं होते थे, फॉरेस्ट्स में होते थे. बट in some places, sorry for the spelling mistake, that's a place where different learned men
टॉट पीरियडिकली। तो अगर कुछ बहुत सारे लर्नेड लोग हैं तो वो मिलजुल कर कहीं ऐसे बैठकर पढ़ाते थे, तो उनको परिषद बोलते थे। वो यूनिवर्सिटीज की तरह या कॉलेज की तरह का कॉन्सेप्ट भी होता था। और जगह जगह पर ये सारे ज्ञानी लोग इकट्ठा भी होते थे और उनको हम कॉन्फ्रेंसेस, ये आज की डेट में कॉन्फ्रेंसेस जैसे होती हैं, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल दे गैदर एट अ प्लेस एंड देन दे डिस्कस एजुकेशनल टॉपिक्स, वैसे ही वहां पे भी सम्मेलन होते थे। सो दीज वर द थ्री मेन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन एट दैट टाइम। स्टेटस ऑफ अ टीचर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो स्टेटस था टीचर का वो बहुत ही ज्यादा respected था। The teacher or the guru was the most respected authority and पूरी freedom थी उनके पास, autonomy थी कि सब कुछ डिसाइड करने की उनको पावर थी। किंग्स भी, राजा भी, उनके खुद के बच्चे उनके अंडर होते थे, लेकिन कभी भी किंग्स इंटरफेयर नहीं करते थे। सुप्रीम अथॉरिटी वाज द टीचर। द टीचर, द गुरु वुड डिसाइड the curriculum, the guru would decide the teaching method, and everything would be, and he or she would also, because they were female gurus also, mention hai Vedas mein, baad mein hum padhenge women education mein, because they were taking care of all the students. They were arranging everything for looking after their health, looking after their well-being. तो वो सिर्फ पावर ही नहीं थी, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। और ऐसा कहा गया है, it has been seen, it has been mentioned in the records that these teachers were very learned and they were very capable, and also, and that is why they were entrusted upon with this kind of power and this kind of autonomy. So they were people with high character, they lived a simple life, and they did not accept high fees. All that donation and that was being collected from भिक्षा, जो भिक्षा मांग के फीस वगैरह सब कलेक्ट की जा रही थी, वो बच्चों के ऊपर ही, स्टूडेंट्स के ऊपर ही लगाई जाती थी। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है गो इंडिकेट्स डार्कनेस एंड रू मीन्स कंट्रोलर। तो जो अज्ञान को हटाता है उसको गुरु कहते हैं। एंड वेदास में बहुत ऊंचा दर्जा दिया हुआ है, मेंशन, इनको बहुत, टीचर को बहुत बड़े बड़े नामों से पुकारा गया है। जैसे उनको देव से उनकी तुलना की है वेदास में, अग्नि प्रशेद बोला है ऋग वेदा में, जिसको कहते हैं जो स्पेशल तरीके से जिन्होंने सीखा हुआ है तभी वो आके पढ़ा रहे हैं। विश्व विदा कहा है जिसको सब कुछ आता है। धीमन यंता वो इंसान जो कि इंटेलेक्ट को बढ़ावा देता है, प्रोग्रेसिव इंटेलेक्ट। तो धीमन यंत्र, विश्व विदा, देव, अग्नि प्रशेद, ये सारे वर्ड्स टीचर्स के लिए यूज किए हैं वेदास में ही। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है टीचर की वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, तो मतलब आजादी है, ऑटोनॉमी है। अब कितनी टाइम की क्या क्या एजुकेशन में दिया जा रहा था, करिकुलम में क्या क्या था। सिर्फ ऐसा नहीं था कि रिलीजियस एजुकेशन ही दी जा रही थी। हाँ, रिलीजियस एजुकेशन थी, वेदास, उपनिषद, हवन, यज्ञ, ये सब होते रहते थे। बट इसके अलावा प्रैक्टिकल वोकेशनल एजुकेशन, मतलब जो वोकेशनल का मतलब जॉब से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, सफाई, कुकिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यज्ञस, अरेंजिंग फॉर फूड, ये सब प्रैक्टिकल एजुकेशन में था। मेंटल एजुकेशन में इन लोगों को, जो स्टूडेंट्स थे, दे वर मेड टू मेडिटेट, उनको सोचने के लिए भी काफी, नाउ थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन, सो दे वर ऑल्सो एनकरेज्ड टू थिंक। क्वेश्चन आंसर मेथड्स बहुत यूज करते थे, ऐसा मेंशन मिलता है। ये सब मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये सब रिकॉर्ड्स कहते हैं। एंड दे वर मेड टू रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन हमें पता है, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं, ये भी होता था। इंट्रोस्पेक्शन करना, आप की सोचना सही है कि गलत है, डिस्कशंस टीचर्स के साथ, ये सब होते थे मेंटल डेवलपमेंट के लिए। मॉरल डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही कुछ था। हमने तो शुरू में ही देखा है कि इस वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन का तो एम ही है कैरेक्टर डेवलपमेंट। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ एफर्ट टू inculcate moral values in the students, because they were, even though they were the children of kings, they were made to lead a very simple life. Everybody was supposed to live in the same way. They were away from the worldly influences and they were made to follow rigid rigorous discipline. सुबह उठना है तो उठना है, ये सफाई करनी है तो करनी है, प्रिपरेशन ऑफ यज्ञ, प्रिपरेशन ऑफ फूड स्टूडेंट्स को करना है, रिस्पेक्ट टीचर की करनी है. So these were the elements that were facilitating moral development during the Vedic period. अब करिकुलम का जब हम डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक में,
चाहे वो किसी एजुकेशन सिस्टम को बता रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये फैक्टर्स हमें जरूर मेंशन करने चाहिए कि एजुकेशन कब स्टार्ट हो रही है, क्या क्या सेरेमनीज हो रही है, क्या किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, व्हाट इज द कंटेंट दैट इज बीइंग गिवन, एग्जामिनेशन हो रही है कि नहीं, डिसिप्लिन हो रहा है कि नहीं, वो ऑल दैट कम्स अंडर करिकुलम. सो बेसिकली देवर 3 संस्कार्स जिनको हम सेरेमनीज कहते हैं. विद्यारंभ संस्कार होता है जब एजुकेशन स्टार्ट की जाती थी, जब प्राइमरी में बच्चा एंटर हो रहा था. अब इसकी अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग एज थी. ब्राह्मण्स के लिए अलग थी, क्षत्रियास के लिए अलग एज थी, और वैष्णवस के लिए अलग एज थी. फिर उपनयन संस्कार जब वो हायर एजुकेशन में जाता है, तो विद्यारंभा संस्कार तो घरों में ही होता था. उपनयन संस्कार होता था जब द child was ready to go and live with the guru and start with higher education. और samvartan संस्कार was like a convocation. जब education end होती थी तो एक graduation ceremony की तरह उनका होता था. Of course it is not similar to the graduation ceremony that we have now, but yes, it was there. Some kind of rituals were conducted. तो विद्यारंभ संस्कार जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता था. फॉर ब्राह्मण्स इट वाज सो 5 years की एज पर बच्चे को नहला के नए कपड़े पहना के ये एक सिस्टम, एक कस्टम होता था कि ग्रेन्स को बिछाया जाता था और उस पे वो पहला उसका हाथ पकड़ के उन चावल के दानों पर प्रीस्ट जो गुरु होते थे वो उसको पहला अक्षर लिखवाते थे और फिर गुरु दक्षिणा देके उनसे ब्लेसिंग्स लेके बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत. So what the child was in this Vidyarambha Sanskar, the child was initiated on some auspicious day, was made to put on new clothes and was made to write holding his hand on the grains of rice, and the priest blessed the child and went away. This was the beginning of education. Then when the child goes to higher education, now this here caste based a little difference is there. It started at the age of 5 for Brahmins. For Kshatriyas, it was for 11 years, and Vaishnavas, it was for a period of 12 years. This higher education. So this Upanayan means the act of leading to. तो अभी तो खाली आरंभ हुई थी एजुकेशन प्राइमरी में. नाउ इन द हायर एजुकेशन द चाइल्ड वाज फॉर्मली एक्सेप्टेड by the guru for higher education. उसमें उसको जनेऊ पहनाया जाता था और होली वाटर में उसका स्नान कराया जाता था. एंड ये माना जाता था कि now the child is mature to learn the scriptures. उसको scriptures पढ़ाए जा सकते हैं और गुरु के हवाले किया जाता था. जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी तो कुछ लोग जो कि मैंने आपको बताया था 2 तरह के थे स्टूडेंट्स, द वंस हु मेंटेन सेलिबेसी एंड वंस हु डिड नॉट मेंटेन सेलिबेसी. तो जिनकी एजुकेशन खत्म हो जाती थी वो इस सेरेमनी में they used to take bath and wear clothes and they used to recite some mantras and then they used to take blessings from their guru. तो ये एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी की तरह होती थी, ग्रेजुएशन सेरेमनी की तरह होती थी. और इसमें भी 2 तरह के स्टूडेंट्स होते थे जैसा हमने पहले पढ़ा है, पहले डिस्कस किया, जो इस सेरेमनी के बाद अपने हाउस होल्ड या शादी के लिए प्रिपेयर हो जाते थे या फैमिली लाइफ लीड करते थे. और दूसरे तरह के जो थे वो नास्तिक, जो शादी नहीं करते थे, वो जिंदगी भर पढ़ाई में एंगेज करते हुए सेलिब्रेट रहते थे. तो ये इस सेरेमनी के बाद यूजुअली ये 2 तरह के डिविजन्स होते थे. टीचिंग मेथड्स क्या थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैदिक पीरियड में 3 चीजों पे फोकस होता था. एक तो सुनने पे, एक शांति से सोचने में और एक एक्सपीरियंस करने में. सो श्रवण इज लिसनिंग, जो भी गुरु बोल रहा है उसको सुन रहे हैं. मनन, मेडिटेट कर रहे हैं. और निध्यासन, उस जो भी हमको शिक्षा मिल रही है, विद्या मिल रही है, एक्सपीरियंस, उसको हम रियलाइज कर रहे हैं, अपने अंतर ही अंतर उसको सोच रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं. तो इस फिलॉसफी पे ये वैदिक एजुकेशन सिस्टम पूरा बेस्ड था. डायलॉग पर बेस्ड था, मतलब गुरु और शिष्य के बीच में बातचीत हो रही है. गुरु सिखा रहा है या जो भी मंत्रास हैं या हिम्स हैं, वैदिक हिम्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है, वो बता रहे हैं. स्टूडेंट्स वर मेड टू मेमोराइज, उनको याद भी करने होते थे. और फोकस वाज ऑन प्रोनाउंसिएशन, कि सही तरीके से उसको प्रोनाउंस करने पे बहुत फोकस होता था. फिर स्टोरी के थ्रू भी पढ़ाया जाता था.
और डिबेट्स भी होते थे, डिस्कशंस होते थे, इंट्रोस्पेक्ट करने बोला जाता था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में मैंने लिखा है क्रिटिकल एनालिसिस, ये कराई जाती थी। ये एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खाली ज्ञान देना ही नहीं होता है, ज्ञान के बारे में सोचना समझना कि क्या सही है क्या गलत है, अपनी इंटरप्रिटेशन निकालना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन में, और ये वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में गुरु करते थे, ऐसा रिकॉर्ड्स में मिलता है। डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, सेल्फ कंट्रोल था ही, रूटीन फॉलो करना होता था, और जो लॉज और रेगुलेशंस बनाए जाते थे गुरु के थ्रू वो फॉलो करने होते थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि विमेन एजुकेशन का क्या हाल था उस टाइम पे। सो लेट मी टेल यू, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड देयर वाज नॉट much there has never been a record of discrimination of women enjoyed a very high status in the Vedic period, in the Vedic times. Women were equal with men, and उनका भी उपनयन संस्कार वैसे ही होता था जैसे कि लड़कों का होता था। They were given equal respect. ये बहुत बाद में, later Vedic period में 200 BC के बाद women का जो स्टेटस है स्पेशली एजुकेशन में, जो उनका इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी, वो डिक्लाइन होने लगी। लेकिन अर्ली वैदिक और मिडिवल वैदिक पीरियड में women did not face any discrimination, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। और जो फिलोसफी और थियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाली लेडीज होती थी लाइफ लॉन्ग, उनको ब्रह्मविदिनीज कहते थे। और सद्योतवाहास वो थी जो कि हमारे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाती थी। They used to continue their studies. शादी तक जो पढ़ती थी वो सद्योतवाहास थी, and they were eligible for teaching also. और 15-16 years तक, तो इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। जैसे ब्रह्मचारी स्टूडेंट्स के दो हैं, एक जो हायर एजुकेशन तक, पढ़ाई तक शादी नहीं करते हैं, और उसके बाद दूसरा ग्रुप जो लाइफ भर शादी नहीं करते हैं। ऐसी इसमें भी दो कैटेगरीज हैं जो कि शादी तक पढ़ते थे, सद्योवाहास जो थी, और ब्रह्मविदिनीज जो पूरी लाइफ फिलोसफी थियोलॉजी या वैदिक एजुकेशन को लेते थे। तो इनमें भी दो कैटेगरीज थी, और ये जो थी ये टीचर्स बनने के लिए एलिजिबल होती थी। जो टीचर्स बनती थी उनको उपाध्यनीज कहते थे। जैसे उपाध्याय मेल टीचर को कहते थे, उपाध्यनीज फीमेल टीचर्स को कहते थे। वैदिक पीरियड में हमें मेंशन मिलता है अपाला, घोषा, विश्ववरा और लोपामुद्रा। इन ये बहुत फेमस फीमेल philosophers and poets, वेद के ज्ञानी का मेंशन मिलता है इस पीरियड में। So this women education is very important, and women were not discriminated, they were respected, and there is a mention of a lot of famous philosophers and poets in this period. How was the student-teacher relationship? The student-teacher relationship was very cordial. As the teachers we have already discussed, they were highly respected and they took care of the students. And the students, they always obeyed the teacher, the guru. कुछ famous centers of Vedic education हैं, जिसमें आता है तक्षशिला। तक्षशिला जो था वो गांधार स्टेट का कैपिटल था, और उनके जो बहुत फेमस राजा थे भरत, उन्होंने अपने बेटे तक्षा के नाम पर रखा था। और जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे राजा होते हैं वैसे ही एजुकेशन सिस्टम, वो जितनी इंपॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम को देते हैं, उस एरिया में एजुकेशन स्पीड से बढ़ती है। सो द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन एनी स्टेट has always dependent on the importance that the kings have attached to education. तो जिस राजा के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट रही है, उस राजा की स्टेट में एजुकेशन डेवलप हुई है, ऐसा देखा गया है हिस्ट्री में। तो भरत जो थे उनके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो बहुत तरह के स्कॉलर्स को अपने स्टेट में बुलाते रहते थे, गांधार स्टेट में, और इसीलिए तक्षशिला एक सेंटर बन गया था वैदिक एजुकेशन का। ऐसी बनारस भी था, वो हिंदू रिलीजन के लिए बहुत अच्छा एक सेंटर बन गया था। वहां पे काफी स्कॉलर्स आते रहते थे और कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलन इस तरह से होते रहते थे। कैकई जो था वो सेंट्रल इंडिया में था, और ये बाद में उपनिषदिक पीरियड में ज्यादा, लेटर वैदिक पीरियड में ज्यादा फेमस हुआ है। और यहाँ पे भी बहुत स्कॉलर्स आके रहते थे, क्योंकि जो अगेन राजा जो थे अश्वपति, वो खुद बहुत ज्ञानी थे और उनको एजुकेशन से बहुत प्यार था, इसीलिए वो बहुत स्कॉलर्स को बुलाते रहते थे। और इसीलिए वेदास, रिलीजन, फिलोसफी, ग्रामर, इन सब का ये सेंटर जैसा बन गया। मिथिला जो था वो मिथिला स्टेट का कैपिटल था, यहाँ भी बहुत कॉन्फ्रेंसेस होती रहती थी। और बाद में वैदिक पीरियड के एंड होने के टाइम पर ये बहुत फेमस स्टेट
फेमस सेंटर ऑफ वैदिक लिटरेचर बन गया था। मतलब वही एरिया फेमस होता है जहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स इकट्ठे होते रहते हैं। अब हम आ जाते हैं वैदिक पीरियड की मेरिट्स क्या है। तो क्या क्या मतलब अच्छाइयां हैं जो कि हम इम्बाइब करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे विमेन वर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, विमेन एजुकेशन दी जाती थी, विमेन हैड इक्वल स्टेटस, दे हैड हाई स्टेटस, इक्वालिटी विद मेन, अपॉर्चुनिटीज थी उनकी। तो ये एक अच्छी बात है, ये मेरिट है जो हम सीख सकते हैं। दूसरा जो है, टीचर का स्टेटस यहाँ पे बहुत इस पीरियड में बहुत हाई माना गया था। उसको, टीचर को पूरी फ्रीडम थी, ऑटोनॉमी थी अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी डिसाइड करने के लिए। वैल्यूज, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मॉरल वैल्यूज पे बहुत फोकस था। लाइफ बहुत सिंपल थी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वी आर गेटिंग डिप्लीटेड ऑन वैल्यूज। वैल्यूज और रिस्पेक्ट टू द टीचर खत्म होता जा रहा है। वहां उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, लाइफ बहुत सिंपल थी, लेकिन एम्फेसिस कैरेक्टर डेवलपमेंट पे था, लिबरेशन पर था। फिर बहुत पैसे के लिए एजुकेशन नहीं ली जा रही थी, सीखने के लिए ली जा रही थी, तो मॉनेटरी बेनिफिट्स एसोसिएटेड नहीं थे। स्पिरिचुअल एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही थी और ह्यूमिलिटी सिखाई जा रही थी, दीनता जिसे हम कहते हैं, क्योंकि एक राजा का बेटा भी जंगल में जाके रह रहा है, सिंपल लाइफ लीड कर रहा है और भीख मांग रहा है अलोंग विद अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो उनको जानबूझकर कराया जाता था ताकि दीनता आए, घमंड ना आए। और ह्यूमिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट वी ऑल नीड टू डेवलप। तो डिग्निटी ऑफ लेबर, ह्यूमिलिटी डेवलप करने का पूरा पूरा चांस होता था। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं था, गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस नहीं था, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही थी, लर्निंग बाय डूइंग करके पढ़ा रहे थे। और सिविक सेंस की आसपास के एरियाज को साफ रखना, नेचुरल सराउंडिंग्स का ध्यान रखना, एक दूसरे का ध्यान रखना, ये सिविक सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस एजुकेशन में पढ़ाई जा रही थी। बाकी और भी जो चीजें हैं, मेरिट्स हैं, वो आप इस पॉइंट्स में आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो कुछ नेगेटिव चीजें भी निकल के आ सकती हैं। एंड यू मे नॉट अग्री विद दिस, हो सकता है आप इन पॉइंट से अग्री ना भी करो, बट जो बुक्स में जनरली डीमेरिट्स में दिया गया है, मैंने उनको यहाँ पे डालने की कोशिश की है। कि एक तो बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी किसी को देना, ऐसा कहा गया है कि बहुत अच्छी बात भी नहीं होती है। तो एक्सेसिव कंट्रोल गिवन टू द टीचर्स इज वन पॉइंट वेयर वी कैन थिंक अबाउट, इस पे हम सोच सकते हैं कि ये शायद इतना अच्छा ना हो। फिर करिकुलम ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है कि किस तरह से, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं था। वैसे तो प्राइमरी एजुकेशन भी थी, हमारे पास उपनयन संस्कार थे और विद्यारंभ संस्कार थे, लेकिन फिर भी बहुत रिटन में कुछ प्रॉपरली प्लान किया हुआ कुछ नहीं था, तो थोड़ा अनऑर्गेनाइज करिकुलम था। और ऐसा कहते हैं कि बहुत अनसाइकोलॉजिकल था, बहुत स्ट्रिक्ट था, कि बहुत ज्यादा, जैसे आजकल का करिकुलम एज के हिसाब से बना हुआ है, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का हम इतना ध्यान रखते हैं उस टाइम पर कि बच्चे को टायर्ड ना हो, बच्चे को बुरा ना लगे, मेंटल हेल्थ, इन सब का बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं था वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। देन देयर वाज अ लैक ऑफ मिलिट्री एजुकेशन, मिलिट्री एजुकेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं थी, क्षत्रियास को वॉरफेयर सिखाया जाता था, बट सिंस दिस वाज मोर ऑफ अ पीस loving kind of an education, so not much was given, a very little was given. Life difficult थी, और हाँ ऐसा कहते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स की एजुकेशन सबके लिए थी जरूर, लेकिन फिर भी कास्ट एलिमेंट था, बिकॉज ब्राह्मण्स को थोड़ा फेवर किया जाता था इन टीचिंग द स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस एजुकेशन। और अगर इसको हम देखें तो ये करिकुलम थोड़ा सा बैकवर्ड था टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो अ लॉट ऑफ पीपल से दैट इट वाज इग्नोरिंग अ लॉट ऑफ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स, एंड सम आल्सो हैव सेड दैट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस वाज ऑन हिंदू रिलीजन। तो ये भी एक पॉइंट बहुत लोग कहते हैं, मैंने इसको नहीं लिखा है यहाँ पे क्योंकि थोड़ा डिस्प्यूटेड हो जाता है, बट yes, that was also considered as a negative point by many people. मैंने ये वाली स्लाइड आपके लिए बनाई है कि आप वैदिक सिस्टम को अच्छे से पढ़ें और आप खुद सोचें कि आज की हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या हम दोबारा से इंक्लूड कर सकते हैं वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन से। सब कुछ तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे अच्छे एलिमेंट्स हैं जिनको हम एजुकेशन सिस्टम में डालें वैदिक सिस्टम से, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो
फिर से अच्छी बन जाए, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आनी कम हो जाए, क्या ऐसा कुछ है? ये इस पे आप सोचें और इसको एक तरह का होमवर्क समझिए. So I'm thinking of coming live someday and we'll be discussing these points. So you can drop in your ideas, your uh, whatever you're thinking, your thoughts on the comment section. सो ये हमारा वैदिक सिस्टम के ऊपर डिस्कशन था. मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सारे बताए हैं. ऑफ कोर्स यू कैन रेफर टू मोर बुक्स and more reflections by other historians and educationists and prepare your own answers. But main जो points जो हम include करते हैं usually वो मैंने आपको इस video lecture में बता दिए हैं. And when you are studying the history of Indian education or in education in contemporary India or development of education system till now, आपको ये include करने चाहिए. वैदिक, इस्लामिक, बुद्धिस्ट, तो थोड़ा सा ये अकाउंट आपको पता होना चाहिए. दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड फ्रॉम वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो मैंने ब्रीफ में आपको बताया है. सो स्टे ट्यून फॉर मोर लेक्चर्स ऑन दीज टॉपिक्स. मैं सीक्वेंस में डालती जाऊंगी, सो डू फॉलो दैट सीक्वेंस. And if you like these videos, do like them and subscribe my channel for more videos. Thank you.